फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है और हम इसको क्यों कैलकुलेट करते हैं, मतलब इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है और हम इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी सीखेंगे। तो हमें पता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो जो काई स्क्वायर होता है ना, वो हमें बताता है कि कोई भी जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं या नहीं करते। मतलब जो दो वेरिएबल है वो एक दूसरे को अफेक्ट करके चलेंगे, उनके बीच में कोई अफेक्ट होगा, कोई रिलेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है उसको हम किसके हेल्प से डिनोट करते हैं? एक्स स्क्वायर, ऐसी फॉर्म में इसको दिखाया जाता है, इसको बोला जाता है काई स्क्वायर। ठीक है। ये जो था ना, जो काई स्क्वायर था, ये एक टाइप से जो अलग अलग जो टेस्ट होते हैं उनके सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए आया था। जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है ना, एक टाइप से कहें तो ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है जिसका यूज हम करते हैं गुडनेस ऑफ फिट और जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए। जो एट्रीब्यूट्स हैं इसके बारे में हम हमारे पीछे वाले जो चैप्टर था उसमें भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है उसको हम पढ़ेंगे कि भाई पॉपुलेशन वेरिएंस कैसे टेस्ट करते हैं इसका यूज करके, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की फॉर्म में। तो पहली बात आती है काई स्क्वायर टेस्ट एज ए टेस्ट फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस। तो कहता है कि इसका यूज़ करने के लिए पॉपुलेशन वेरिएंस की फॉर्म में हम क्या करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे कि जो हमारा जो भी कोई भी रिलेशन है वो क्या क्या होगा। तो देखो दो प्रकार से हो सकता है, या तो नल होगा, नल हाइपोथेसिस मतलब जो भी दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और एक हो सकता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, मतलब वो कुछ ना कुछ जो दो वेरिएबल है उनके बीच में एक दूसरे का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट लेवल है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट रिलेशन है। ठीक है। तो इसका प्रोसीजर यही है कि हमने क्या किया, हमने माना नल हाइपोथेसिस को सेटअप करके चले कि उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। नल हाइपोथेसिस का मतलब नल मतलब जीरो। ठीक है। तो ये हम इसको एच यहाँ पे जीरो दिखाकर इसको डिनोट करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम का स्क्वायर निकालेंगे जिसका फॉर्मूला हमारा होता है ये। इसको हम इस के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ये होता है हमारा मीन जो होता है ना, वो कि एक्स का बार मतलब मीन जो एवरेज होता है वो, और इसको स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा का स्क्वायर का मतलब का स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ पे जो ये थी ना वैल्यू, इसको हमने एस से डिनोट कर दिया है। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर की वैल्यू आने के बाद हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उसमें से वन को लेस कर देते हैं और इसको वी से डिनोट किया जाता है। फिर क्या करेंगे, जो काई स्क्वायर है उसकी हम वैल्यू को टेबल में देखेंगे, एक स्पेशल टेबल दी होती है उसमें हम इसकी वैल्यूज को चेक करेंगे। फिर जो हमारी हमने जो टेबल से वैल्यू निकाली है वो, और जो हमने एक्चुअल में कैलकुलेट की थी वो, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। अगर जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा होती है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। और जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान के चलते हैं कि हाँ भी उनके बीच में कोई रिलेशन है। लेकिन अगर हमारी टेबुलेटेड वैल्यू ज़्यादा हो कैलकुलेटेड वैल्यू से तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये मानते हैं कि उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चेक करके चलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमें दे भी रखा है कि विद ए वेरिएंस ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन, यहाँ पे हमें भाई वेरिएंस दे दिया। ठीक है, ये दे दिया। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशंस दे दिया, मतलब एक्स माइनस एक्स बार का और स्क्वायर वाला ये दे दिया। ठीक है। और नंबर एन कितना है, 15 सैंपल्स हैं और मीन हमारा है 150। तो यहाँ पे हमें का स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है। तो देखो हमारे पास एन 15 है। ठीक है। हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर की वैल्यू भी दे रखी है और हमारे पास डिविएशंस भी दे रखा है इसका स्क्वायर का, क्योंकि इसने बोल रखा है स्क्वायर। ठीक है। अब हमें इन वैल्यूज़ को पुट करना है, यहाँ से हमारे पास का स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है। तो सिंपल, बस हमें यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए था और हम डायरेक्टली जो भी वैल्यूज़ थी उनको पुट करके आंसर निकाल सकते थे। ठीक है। इस तरह से यहाँ भी हमें क्या दे रखा है, सैंपल ऑफ यूनिट्स क्या है, एन हमारा 10 है और स्टैंडर्ड डिविएशन की स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है, और ए की वैल्यू मतलब अल्फा की वैल्यू, सिग्निफिकेंस लेवल हमारे यहाँ पे 0.01 बता रखा है। वैसे नॉर्मली हम 0.05 लेके चलते हैं, लेकिन अगर स्पेशली आपको जो भी सिग्निफिकेंस लेवल दिया गया हो आप उसी के ऊपर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके चलेंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट किया, यहाँ से हमारे का स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब और हमने फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम जो का स्क्वायर की वैल्यू है जब हम उसको टेबल से देखते हैं ना, तो वहाँ पे इस v की
जो हमारा फ्रीडम होता है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो देखो हम अगर हमें इसको चेक करना है तो हम हमारे टेबल में जाएंगे। जैसे ये हमारे का स्क्वायर की वैल्यू को हमें देखना है, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे हम वैल्यू देखना चाहते हैं, हमें किस पे देखनी है, फ्रीडम हमारे 9 पे, ठीक है। 9 पे हम गए और सिग्निफिकेंस लेवल था 0.01, तो ये कितना आ गया 21.6666। तो हमने क्या मान लिया 21.7, मतलब होल स्क्वायर में थोड़ा राउंड ऑफ करके 7 ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को इससे कंपेयर किया तो हमारी टेबुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है किससे, कैलकुलेटेड वैल्यू से। तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, कि ये मानेंगे कि उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करके चलते हैं, ठीक है। जैसे कई बार हमें जो हमारा जब हम सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह यूज़ करके चलते थे, मीन वगैरह निकालते थे, डायरेक्ट वैल्यू दी होती थी, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली 10 जो बच्चे उनकी रैंक्स वेट दिया गया है, तो हम इसको लिखेंगे। इसमें से हम क्या करेंगे, इनका मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालते हैं, टोटल करके जितनी नंबर ऑफ टर्म है उससे डिवाइड कर देंगे, मीन आ जाएगा। मीन को लेस करके हम इनका डिविएशंस निकाल लेंगे। डिविएशन निकालने के बाद हम उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर ऐसे ही इसका हम स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन तो इसने हमें बता रखा है। और फिर जो भी अलग अलग सिग्निफिकेंस लेवल आएगा 5% और 1% पे इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे तो हमें डायरेक्टली वैल्यू दी गई, अगर नहीं दी हो तो हम इसको टेबल से भी चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे और इनकी वैल्यूज़ को टेबल में चेक करेंगे और फिर उसको कंपेयर करके ये देखेंगे कि हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये हमारा पहला मेथड था। फिर आता है जब हमें जो काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करना हो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के फॉर्म में, तो कहता है काई जो स्क्वायर टेस्ट होता है ना वो एक इम्पोर्टेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है। और कहता है कि इसकी कोई भी ऐसी कोई एजम्पशन नहीं है। रिगिड का मतलब होता है कि स्ट्रिक्ट, मतलब जो माननी हो, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना उसका यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, जो भी टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट है या इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट है वो चेक करने के लिए। मतलब यहाँ पे जो हमारे वी की वैल्यू होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात आती है काई स्क्वायर टेस्ट एज ए टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। तो कहता है कि टेस्ट करने के लिए गुडनेस ऑफ फिट हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है कि कोई भी फिनोमिना है वो कैसे डिफरेंट करता है किसकी, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से। देखो हमें भाई नॉर्मल वैल्यू तो दी होती है जो टेबल में या जो डाटा उसने हमें दिया है वो तो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है। फिर क्या होता है कि हमें काई स्क्वायर टेस्ट में एक एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। उस एक्सपेक्टेड वैल्यू का यूज करके ही हम काई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और इसको आप अलग अलग जगह पे बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनमें भी यूज कर सकते हो। तो देखो इसका प्रोसीजर यही बताया गया है। सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस सेटअप करके चलेंगे कि उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। मतलब जो हमारी ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी उनके बीच में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं दे रखा। फिर क्या करेंगे, काई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है, ये होती है ओ मतलब होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ई मतलब होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अपॉन में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। यहाँ से जब हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सेम है, कोई अलग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर क्या करेंगे, हम अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वही नंबर ऑफ टर्म में से 1 लेस कर देंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें अलग अलग तरीका होता है। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो n-1 करेंगे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर n-2, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में n-3, क्योंकि बाइनोमियल में जो कंस्टेंट होता है मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो एक ही फैक्टर होता है, इसमें 2 होते हैं, इसमें 3 होते हैं नॉर्मल में, इसलिए 3 लेस करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग होता है, जैसे बाइनोमियल में, पॉइजन में, नॉर्मल में। नॉर्मली तो हम ये यूज़ करके चलते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम काई स्क्वायर की वैल्यू को टेबल में चेक करेंगे। वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में। नॉर्मली 5%, 1% कुछ भी नहीं बताया गया हो तो हम 5% पे चेक करके चलते हैं, ठीक है। फिर वही अगर ये वैल्यू हमारी टेबल वैल्यू से ज़्यादा होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब जो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर वो हमारी टेबल वैल्यू से ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर कम होती है तो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आती है कंडीशंस भाई काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ करने की। तो कहते हैं काई स्क्वायर टेस्ट जब हम गुडनेस ऑफ फिट के रूप में यूज़ करके चलते हैं तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी, वो हमारी 50 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और जो सैम्पल ऑब्जर्वेशन है ना वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और जो भी सेल्फ फ्रीक्वेंसीज के कंस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, वो लीनियर होनी चाहिए, मतलब थ्योरेटिकल वगैरह नहीं होना चाहिए। ये सब इसने बता रखा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक डाइस को हमने 180 बार उछाला, मतलब एन की वैल्यू तो 180 आ गई, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स बता रखा है और फ्रीक्वेंसी क्या क्या आई वो बता रखी है। तो हमें टेस्ट करना है हाइपोथेसिस की जो डाइस है वो अनबाइस है या नहीं। तो सबसे पहले तो देखो क्या करना है हमें,
अब हमें ये तो ऑब्जर्व तो दे ही रखी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो देखो हमने 180 बार उसको उछाला था और टोटल कितनी बार कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, उस 6 से इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड को हम लेस कर देंगे, फिर उसको होल स्क्वायर कर देंगे, फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पुट करेंगे तो chi² की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें 6 हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स थी, उसमें से 1 लेस किए तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। अब 5% सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल पे हमें chi² की वैल्यू को वैसे टेबल से चेक करना है और फिर कंपेयर करना है। तो यहाँ पे 11 और यहाँ 7.798 है, तो ये कम है इससे, तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमें इन सभी क्वेश्चंस को करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को निकाल करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, कैसे देखो, एक सैम्पल एनालिसिस ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ 500 स्टूडेंट्स थे टोटल, उनका हमने भाई रिजल्ट्स वगैरह का एग्जामिनेशन किया। ये देखा गया कि 220 स्टूडेंट फेल हो गए, 220 स्टूडेंट फेल हो गए, 177 थे वो, मतलब 170 थे वो थर्ड क्लास, 90 सेकेंड क्लास में थे और 20 थे वो फर्स्ट क्लास में आए। जितने भी फिगर है वो क्या करना है, जर्नल एग्जामिनेशन करना है इन द रेशियो 4:3:1 की फॉर्म में। तो भाई सबसे पहले तो हमें देखो क्या पता है कि भाई 500 बच्चे थे और जो टोटल कितना है ये हमारा 4 3 7 8 9 और 1 10, ठीक है। तो 10 से हमें क्या करना है, 500 टोटल है उसको 10 से डिवाइड किया तो कितना है 50। अब हमें क्या करना है 50 की इन सभी से मल्टीप्लाई कर देनी है, 4 से 3 से 2 से 1 से, तो ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वैल्यू आ जाएगी। फिर वही प्रोसेस है सेम हमारा, बस प्रोसेस याद होना, इसका फॉर्मूला याद होना हमारे लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसमें और कुछ नया हमें नहीं दे रखा। अब हम क्या देखते हैं नेक्स्ट तरीके से, हम कैसे हम chi² की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसको फिट करके चलेंगे, तो जैसे यहाँ पे 5 कॉइन को हमने उछाला था तो 3200 बार, ठीक है, नंबर ऑफ हेड अपीयर होने की बात हो रही है और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। तो देखो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे हम यूज़ करते हैं, तो इसने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या, NCR PQ की पावर n-r, मतलब हैपन होने की और ना हैपन होने की प्रोबेबिलिटी, और n मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म, r होता है कि जो रिजल्ट मांगा गया है वो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमने पुट किया, यहाँ से हमारी सभी की एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आ गई भाई, हेड 0 बार आए, 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, तो वहाँ से हमने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकाली। एक्सपेक्टेड आने के बाद ऑब्जर्व हमें दे रखी थी और सेम वही फॉर्मूला में अप्लाई करना है। तो ये यहाँ पे ये यूज़ किया गया है बायनोमियल का, जब हम यूज़ करके चलते हैं, ठीक है। अब बात आती है बायनोमियल का, हमने यूज़ समझ लिया, हमें यहाँ पे फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है बायनोमियल का। अब बात आती है, एक मिनट, कि जब हम टेस्ट करें एज ए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो एग्जामाइन करने के लिए वेदर और की दो एट्रीब्यूट एक दूसरे से रिलेटेड है या इंडिपेंडेंट है, हम क्या करते हैं, हम इसका यूज़ करके चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जानना चाहते हैं कि भाई कोई नई मेडिसिन आई है वो इफेक्टिव होगी फीवर पे या नहीं, तो इसके लिए हम chi² का टेस्ट करेंगे। तो इसका क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले भाई नल हाइपोथेसिस सेटअप करके चलेंगे, फिर chi² मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालोगे और फिर उससे chi² की वैल्यू, फिर उसकी मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, फिर उसकी टेबल में वैल्यू को चेक करेंगे और फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकाल के उसका कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस बदल जाता है, क्या होता है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए रो टोटल, ये आर मतलब होता है रो टोटल, टोटल ऑफ रो, और सी मतलब होता है कॉलम का टोटल, अपॉन में नंबर ऑफ जो भी टर्म्स है ऑब्जर्वेशन से उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये यहाँ से हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फिर वहाँ से वैसे जैसे हम करते थे कि एक्सपेक्टेड को घटाते जाएंगे ऑब्जर्व से, वहाँ से फॉर्मूला जाएगा। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए भी क्या करते हैं, जितनी कॉलम है उसमें से 1 घटाएंगे, रो में जो भी जितनी भी रो है उसमें से 1 घटाएंगे, उनका मल्टीप्लाई करके हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सैम्पल दे रखा है 200 लोगों का, ठीक है, पर्सन कितने हैं 200, पर्टिकुलर डिजीज, कोई डिजीज सेलेक्ट की गई, आउट ऑफ देम 100 वर गिवन ड्रग, मतलब जिनमें से 100 को तो ड्रग्स दी गई और बचे हुए को नहीं दी गई। तो देखो ड्रग्स हमने 100 को दी और 100 को हमने ड्रग्स नहीं दी, टोटल कितने थे 200 थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि भाई वो उस ड्रग्स से ठीक होंगे नहीं होंगे, ठीक है। यह डाटा हमें सारा दे रखा है कि भाई कितने ड्रग्स देने के बाद ठीक हुए, कितने ड्रग्स देने के बाद ठीक नहीं हुए, और अगर ड्रग्स नहीं दी तो कितने ठीक हुए और ड्रग्स दी तो कितने ठीक हुए, वो सारा डाटा हमें यहाँ पे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेड के लिए क्या करेंगे भाई, रो का टोटल
ठीक है, और कॉलम का टोटल लेंगे। तो देखो क्योर का निकालने लगा लो, ऑन द बेसिस हमने मान लिया पहले हम इसका निकाल रहे हैं, तो इसका टोटल क्या है 100, और इसके रो का टोटल कितना है 120, और अपॉन में जो भी पूरा ऑब्जर्वेशंस का टोटल है कितना है 200, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसका निकाला तो इसका टोटल और ये हमने क्या 60 आ गया। ऐसे ही अगर हमें 45 का निकालना होता तो क्या करते हैं, इसका 45 में क्या है, अगर हमें नोट क्योर और ड्रग्स दी थी उसका निकालना है तो हम क्या करेंगे, 45 का ले रहे हैं तो 100, मतलब 45 नहीं लेना, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका टोटल इस रो का 100 और इस कॉलम का इस टोटल 80, अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन 200 है। ठीक है, तो यहाँ से काट दिया, तो यहाँ से आगे 40। तो इस तरह से हम इन सभी जो भी हमारी वैल्यूज दी कि इन सभी के हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को निकाल लेंगे। अब ये हमारी चारों ऑब्जर्व थी, हमने एक्सपेक्टेड निकाल ली, अब ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड को लेस किया, यहाँ से हमारी वैल्यूज आ गई। ऐसे ही अब 2 रो थी 2 एक कॉलम थे, वहाँ से हमारी जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 आई, तो अब हम इसको टेबल में चेक करेंगे और कंपेयर करेंगे। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्या करने का, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और फ्रीडम को निकालने का फॉर्मूला, और ज़्यादा कुछ बदला नहीं आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला और दिया गया है हमें, जैसे अल्टरनेटिव फॉर्मूला है ये हमारा 2x2 जब मैट्रिक्स दी गई हो, तो जैसे हमने एट्रीब्यूट्स पढ़ा था उसमें भी था कि ए डी सी डी, तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म जो, और इसमें इनका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, इसका दोनों का डिफरेंस का होल्स के नीचे ये दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, और इन दोनों, मतलब टोटल लेना है इन सभी का। ठीक है, इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे, और एन होता है हमारा इन सभी का चार रो का सम। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, ये लेकिन तभी अप्लीकेबल होगा जब टेबल हमारी कैसी हो, 2x2 मैट्रिक्स फॉर्म में हो। ठीक है, अब बात आती है येट्स करेक्शंस इन 2x2 टेबल। जो एफ येट्स था ना उसने कुछ करेक्शंस बताए थे कंटिन्यूटी के लिए काई स्क्वायर के। ठीक है, तो कहता है कि कोई भी सेल है उसकी अगर फ्रीक्वेंसी 5 से कम होती है ना तब ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो जो भी करेक्शन उसने बताए थे उसको हमने येट्स करेक्शन का नाम दिया गया है। जो भी भाई रिडक्शन है, ये डिविएशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। तो इसको निकालने का अब हम तरीका देखते हैं। तो क्योंकि जब भी कुछ भी भाई 5 से कम होगा तो हम उसको 0.5 को ऐड करके घटा करके एडजस्ट करते हैं। तो चलो इसको हम देखते हैं क्या दे रखा है भाई। यहाँ पे हमें दे रखा है 50 ऑर्डिनरी शॉप्स हैं। ठीक है, टाउन है, विलेजेस हैं जो मैन के द्वारा चलाए जाते हैं, वुमेन्स के द्वारा, टोटल दे रखा है। अब बताना, कैन इट बी सेड दैट शॉप रन बाय वुमेन, कि भाई जो भी वुमेन रन कर रही हैं वो ज़्यादा होंगी विलेजेस में, टाउन में। का इसके टेस्ट का हमें यूज़ करना है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी हमें दिया गया है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले वही हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हर वैल्यू की। तो देखो 17 है। ठीक है, तो इसका एक्सपेक्ट 20, इसका टोटल 35, अपॉन में 50, तो 14 आ गया। तो इस तरीके से हमने सभी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब देखो यहाँ पे जो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ये हमारी 1 ऑफ द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 5। यहाँ पे जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी थी जो हमें दिया गया था, ऑब्जर्व होता है जो हमें दिया गया पहले से, वो हमारी 5 से कम है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो देखो अब क्या किया, 1 ऑफ द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमारी 5 से कम है, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है ना ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की उसको हम इंक्रीज करेंगे 0.5 से, ताकि एडजस्ट कर पाएँ। क्योंकि यही तो कहता है येट्स करेक्शन की भाई हमारे जो भी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी अगर उसकी कोई भी वैल्यू 5 से कम है तो हम उसमें 0.5 से एडजस्टमेंट कर देंगे। तो अब ये हमारे पे 17 था, तो इसमें से 0.5 को हमने लेस किया, और ये कम थी तो इसमें हमने 0.5 को ऐड किया, और इसमें हमने 0.5 को ऐड किया, और इसमें से हमने 0.5 को लेस किया। एडजस्ट करने के लिए हमने किया, क्योंकि देखो एक बार घटाया एक बार जोड़ा वही वैल्यू आनी है, एक बार जोड़ा एक बार घटाया वही वैल्यू आनी है। ठीक है, कोई इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब एडजस्ट करने के बाद ये हमारी सारी ऑब्जेक्ट वैल्यू की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, और एक्सपेक्टेड हमने पहले से निकाल ली थी। अब वही सेम फॉर्मूला का प्रोसेस लगाना है, थोड़ा सा प्रोसेस बदलना है। जिसकी भी कम हो मतलब ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी उसमें हमें 0.5 को जोड़ना, और एडजस्ट करने के लिए ऊपर घटा देना, जिसमें जोड़ा है उसके इधर वाले में घटा देना और यहाँ पे जोड़ देना, ताकि वैल्यूज सेम रहे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।